केस लगता है चाचा? गैर इजाजतन बुद्धं शरणं गच्छामि। डर किस बात का है? हैं? कोई बात नहीं क्या? अच्छा ये बताओ, 60 आदमी मर गए, कौन जिम्मेदार है उनका? तो फिर इसमें मनीष दवाई बताओ, कहाँ से लेंगे वो? तो खांसी की जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय किसान। अभी हम खड़े हैं चिल्ला बॉर्डर पर, जो दिल्ली यूपी का बॉर्डर है। चिल्ला सरोदा बोलते हैं इस जगह को। और यहाँ पर हम बात करने आए हैं किसानों से। जो इतनी आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त बारिश है, यानी कि अभी टेंट से भी आप देख सकते हैं कि पानी टपक रहा है, लेकिन फिर भी किसान अपनी मांगों के लिए यहाँ पर अड़े हुए हैं। तो उनसे बात करेंगे कि ऐसी क्या डिमांड है जो सरकार के साथ अभी तक कहीं भी कोई हल नहीं निकल पा रहा है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं महासचिव हूँ दिल्ली प्रदेश का। और आपका सर? मैं रूपेन चौधरी हूँ, आगरा से जिला प्रमुख महासचिव किसान यूनियन भानु। आप भी किसान यूनियन से हैं? तो आपकी क्या ऐसी डिमांड है जो सरकार के साथ 2-3 वार्ता भी हो चुकी हैं और जो डिमांड पूरी नहीं हो पा रही? देखिए ना, वार्ता तो 50 कर लीजिए, जब तक कंक्रीट कोई हल नहीं निकलता तो वो वार्ता नहीं होती है। किसानों यहाँ आए हुए हैं, किसानों की छोटी सी मांगे हैं। उनके 3 बिल जो आपने बनाए हैं उनको निरस्त कर दीजिए, और एमएसपी का जो है ना उसको कानूनी रूप दे दीजिए। यानी संसद से जैसे बिल पारित किया है वैसे ही उसे पारित कर दीजिए। छोटी सी है बात है। एमएसपी को अगर हम फुल फॉर्म में पूछें आपसे तो क्या कहें? हाँ, मिनिमम सेल्स प्राइस। मिनिमम सेल्स प्राइस, जो कि एक उसकी क्या सबकी एमआरपी होती है, हम मिनिमम की बात करते हैं। हमारे जो धान वगैरह हैं, जो अभी हमें एमएसपी रेट है उसका हमें आधा भी नहीं मिल रहा है। तो ये मिनिमम सेल्स प्राइस का जो है हमें गारंटी दे दें कि भैया जो अगर इससे कम में खरीदता है तो उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मनीष जी, मेरा एक सवाल और है। आपने देखा होगा कि जिस टाइम नोटबंदी हुई तो बहुत सारे गरीब लोग मर गए लाइनों में लग करके, बैंक के बाहर जा करके। वैसे ही लॉकडाउन के टाइम भी हुआ, क्योंकि सब चीज़ें प्रॉपर प्लानिंग से शायद ये सरकार ने नहीं की, उस टाइम भी काफ़ी लोग मर गए। वैसे ही जो किसानों का मुद्दा है, अभी जो अपडेट है लगभग 60 से ऊपर जो किसान हैं जो धरने में और ठंड में जिनकी मौत हो चुकी है। तो आपको जी मौत नहीं बोलते उसको, शहीद, सॉरी, हाँ शहीद कहेंगे, जो शहीद हो चुके हैं। जी, जो इतने सारे किसान शहीद हो चुके हैं, एक तरीके से मैं तो उनको भी शहीद होंगे, क्योंकि सरकार के किसी भी फैसले से अगर एक आम जनता कहीं मरती है या कुछ इस तरह से हादसे होते हैं तो वो सभी शहीदों में ही गिना जाना चाहिए। तो जी, तो आप क्या सोचते हैं कि आपने देखा होगा कि अगर कोई हादसा हो जाता है इस तरह का, तो वहां पर एक गैर इरादतन हत्या का, या कोई जैसे किसी का मकान बन रहा है, छज्जा गिर गया, नीचे आके कोई गिर गया, मर गया नीचे आकर के, तो ऐसे में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज लगता है। तो इसमें आपकी क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसके अंदर? देखिए, अभी जो 60 जो हमारे किसान भाई जो शहीद हुए हैं, ठंड से हुए हैं, या जो उनके ऊपर जो कर का प्रताड़ना था उसके आत्महत्या की है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो संवैधानिक चीज़ है, उसमें क्या है कि किसके लिए कौन लाया, कौन किसके अवैध में यहाँ आया, तो इसका तो डेफिनेटली आपका सरकार के ऊपर ही इसका सीधा आना चाहिए, और सरकार ही जिम्मेदार है। आगे भी अगर कोई शहीद होता है, कोई हादसा होता है किसानों के साथ में किसी भी बॉर्डर पर, तो उसके लिए सरकार 100% जिम्मेदार है, और उसके अगेंस्ट में कुछ न कुछ लोग जो है केस भी करेंगे, कुछ न कुछ जरूर होगा। मतलब आप इसमें कुछ कानूनी कार्रवाई जरूर कोर्ट में जाएंगे कि सरकार के ऊपर, या जो भी ये सरकार है, हमें सरकार किसी की भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसके डिसीजंस की वजह से अगर कहीं किसान शहीद होते हैं तो उसका गैर इरादतन हत्या का मेरे हिसाब से केस, आपके हिसाब से और आप जो बोल रहे हैं उस हिसाब से गैर इरादतन हत्या का केस लगता ही है। देखिए ना, आज भी अगर ये जो अभी मीटिंग चल रही है इसमें अगर उन चीज़ों को नहीं माना जाता है तो किसान यहाँ से जाएंगे नहीं। 26 तारीख को हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे, उधर जाके अभी ट्रायल करेंगे हम पैर पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें नहीं करेंगे, उसमें अगर कोई भी हादसे होते हैं तो 100% सरकार जिम्मेदार है कि उन्हें पता है किसके लिए हम रुके हैं यहाँ। हमें कोई यहाँ वो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, यहाँ अपना खेत छोड़ के आए, अपने बच्चों को छोड़ के आए, इतनी सर्दी पड़ रही है। देखो ना, हमारा ये टेंट देखिए आप, ये इस माहौल में हम रहते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है।
मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। इस बिल में ऐसा क्या आपको लग रहा है जो किसानों को जिससे नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से आप इसके अगेंस्ट आए? तो फायदा बता दो। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि देखो जो भंडारण प्रक्रिया है, जब कोई मैं मैनेजमेंट का आदमी हूँ, जो कारपोरेट में हम जाते हैं तो वहाँ तो ये सब चलते हैं, लेकिन किसानों के साथ में ये दूसरी चीज़ें हैं। किसानों का क्या होता है ना कि अगर इनको पैसों की ज़रूरत है तो आके मेरी दरवाज़ा खटखटाएंगे, मेरे 2000 रुपये दे दो, मेरी लड़की को एडमिट कराना है, मैं दे देता हूँ। अगर यही चीज़ अगर वो भंडारण करने वाले जो एजेंसीज हैं, जो आने वाले हैं कारपोरेट के लोग, तो उनके पास कैसे जाएगा ये किसान? वन टाइम आपका जो भी प्राइस वो देंगे वो ले लेगा। इसकी एमएसपी का गारंटी तो यही चाहिए ना कि जो वो लोग खरीदें तो उसकी गारंटी तो सरकार दे कि भैया इसी रेट पे खरीदा जाएगा। कोई ऐसी आपत्ति नहीं है, लेकिन एमएसपी की गारंटी देना, चाहे आप खरीद लो, हमारा अनाज आप खरीद ले जाओ, एमएसपी प्राइस हमें दे दो। तो आप सुन रहे थे भी हमारे चैनल पे मनीष जी, जिन्होंने बहुत बड़ी एक जो आरोप लगाया सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, एक जितने भी किसान शहीद हुए हैं उनके अगेंस्ट गैर इरादतन हत्या का केस वो दर्ज कराएंगे। उनके वकील इस पर काम कर रहे हैं। हमारे चौधरी साहब हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? चौधरी साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने जो ये तीनों बिल दिए हैं उसमें एक चीज़ और रखी है कि किसान के और जो कॉर्पोरेट जगत है उसके बीच में अगर कोई झगड़ा या कोई लफड़ा होता है तो उसका जो मामला वो सिविल कोर्ट में नहीं चलेगा। वो पहले 30 दिन चलेगा, सुलह कोर्ट बनेगी उसमें चलेगा, फिर 30 दिन चलेगा एसडीएम कोर्ट में चलेगा, उसके बाद वो डीएम के पास पहुंचेगा। मतलब कुल मिलाकर 120 दिन किसान को और कॉर्पोरेट को झगड़ना है आपस में। और ये आप और हम भी जानते हैं कि कोई डीएम हो या एसडीएम हो, वो अंबानी के खिलाफ कोई फैसला नहीं देगा, वो किसान के खिलाफ ही फैसला देगा। पहली बात तो ये है। चौधरी साहब, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये 3 बिल किसान ये जो लेकर आए हैं, ये किसान विरोधी कैसे लग रहे हैं आपको? क्या इसमें क्या ऐसी चीजें हैं? मैं बताता हूँ आपको कैसे लग रहा है कि इन्होंने एक बात कही है, भी सब लोग कहते हैं कि साहब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात चल रही है, बोलते कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप दोगे तो वो किसान ले, व्यापारी लेगा, नहीं दोगे तो नहीं लेगा। देखिए इसी तरह से पहले जियो की सिम आई थी, उन्होंने फ्री में सिम दी, ठीक है, उन्होंने 1 साल 2 साल अपना घाटा झेला। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो 3-4 साल घाटा झेल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब जब मैं अपने खेत उठाता हूँ बाकी पे 2000 पे 3000 महीने में उठाता हूँ साल पे, अब कंपनी आई वो बोलेगी हम 10,000 पे लेंगे, तो लोग लालच में देंगे क्योंकि वो घाटा झेलेंगे 2-3 साल, उसके बाद फिर वो धीमे धीमे उसी रेट पर लेके आएंगे जिस रेट पर हम ले रहे हैं। उनकी मनमर्जी चलेगी। यही होने वाला है, क्योंकि जियो ने पहले क्या किया, सिम दी फ्री में, लोग लालच आया, सबने अपने नंबर पोर्ट कराए जियो में, 2 साल 3 साल उन्हें 1 साल 1.5 साल सिम सी, सारे नंबर बढ़ गए सब जगह पे। अपन ने कहा हमारा 499 रुपये डलवाइए वरना हटिए, और वही किसानों के साथ होने वाला है, आप लिख लो इस बात। चौधरी साहब, दूसरा जो मेरा सवाल है कि जिस तरह से आपने देखा है अभी तक, कई ऐसे मामले मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पत्रकारिता में हूँ और मेरा चैनल भी है और मैं राष्ट्रीय चैनलों के लिए भी काम कर चुका हूँ। जैसे आपने सीए का देखा और आपने नोटबंदी का देखा, तो कहीं भी ये सरकार किसी भी मामले में आज तक झुकी नहीं है। आपको लगता है किसानों के सामने ये सरकार इस फैसले को वापस लेगी और झुकने का काम करेगी? अगर झुकती नहीं है तो फिर आप किस हद तक इस आंदोलन को लेकर जाएंगे? देखिए पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि झुकने वाली बात ही नहीं है। जिस समय कोरोना काल कोविड टाइम चल रहा था, ऐसी क्या आफत पड़ गई थी जो इनको तीनों बिल लाने पड़े। पहली बात तो मेरी समझ में ये नहीं आई थी। दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ कि अंबानी और अडानी ने जो अपने गोदाम बड़े बड़े वेयर हाउस बना लिए हैं, इनको पहले से कैसे मालूम चल गई थी कि ये सब काम होने वाला है। तीसरी बात यह है कि अगर सरकार नहीं झुकेगी तो किसान क्यों झुकेगा? किसान तो अपनी व्यवस्था करके लाया है यहाँ पे। तो आप इस आंदोलन को कहाँ तक लेकर जाएंगे? कितने दिन तक आप कर सकते हैं? हम वहां तक लेके जाएंगे जहां तक मोदी जी चाहते हैं। जिस हद तक जाते मोदी चाहते हैं उस हद तक हम भी चाहते हैं। देखिए आप देख रहे हैं चौधरी साहब का और किसानों का जज्बा कि मोदी जी जहां तक जाएंगे उस आंदोलन ये पीछे नहीं हटेगा जब तक उनकी जो भी डिमांड्स हैं वो नहीं मानी जाएंगी। वो भी पूरे तैयारी के साथ और महीनों तक के लिए पूरा तैयारी के साथ आए हैं। मुझे बताइए ना, ये कोविड टाइम चल रहा है, आपको क्या जरूरत थी? आप मेरे लिए कोई कपड़ा लेके आए, वो कपड़ा मुझे पसंद नहीं है तो वापस करूंगा, नहीं करूंगा मैं। आप किसानों के लिए बिल लेके आए, कम से कम किसानों से पूछते तो सही। अब किसानों को पसंद नहीं है। आप साथ आपने देखा होगा और भी कई मुद्दों पर आपने एक चीज नोट की होगी लॉकडाउन के अंदर कि जब कोई एजिटेशन करने जा रहा है तो उस पर तो देशद्रोह का केस और दुनिया भर के केस लगाए जा रहे हैं आज की डेट में कि भाई महामारी फैलाने के लिए देश में वो काम कर रहे हैं अगर वो एजिटेशन करते हैं। तो जब बिहार का मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, लेकिन बिहार के इलेक्शन में
जहां लाखों लोग, जहां मोदी जी रैली कर रहे थे, उनकी पार्टी के नेता रैली कर रहे थे, उनकी सरकार भी बनी, वहां पर ये केस लागू क्यों नहीं दर्ज किए गए? तो वहां पर शायद मीडिया पहुंच नहीं पाई थी कि बिहार में जहां जहां मोदी जी और इनके आदमी रैली करते थे वहां ऊपर हेलीकॉप्टर सैनिटाइजर होता था। वो ये जहां जहां बीजेपी रैली करती है वहां ऊपर से सैनिटाइजर होता है। अभी वहां बिहार में खत्म हुआ तो कोविड बिहार में शुरू हो गया। अभी बंगाल में चल रहा है तो बंगाल में कोविड खत्म है, क्योंकि वहां पूरा सैनिटाइज हो रहा है ऊपर से। अभी हम लोग यहाँ बैठे, यहाँ कोविड है, हाँ ऊपर सैनिटाइज कराते हैं, मोदी जी कराते हैं, ऊपर से करवाते हैं सैनिटाइजर ऐसे। तो ये जहाँ बीजेपी चलती है, सरकार चलती है या बीजेपी रैली होती है, तो वहाँ पूरा इनका सरकारी तंत्र लगा रहता है, ऊपर से सैनिटाइज करते रहते हैं, तो वो लोग सेफ रहते हैं और उसको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के लिए दिक्कत है, हम गरीब आदमी। जी, शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए ना, एक मैकेनिज्म होता है गवर्नमेंट का, एक मैकेनिज्म होता है गवर्नमेंट का कि जहाँ हमारे बेनिफिशियल कोई चीज़ है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो हमारे बेनिफिशियल नहीं है तो फिर वो कर देते हैं। जैसे बिहार का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने उस समय क्या है कि ये कोरोना उनको नज़र नहीं आया और वहाँ सारी चीज़ें रैलियाँ हुई, सारी आपके जो वक्तव्य भी हुए। आपको मैं एक केस याद आ रहा है मुझे, कोरोना और इस जो कानून जो सरकार, मनीषा एक लड़की का रेप हुआ था यूपी के अंदर, तो आपने देखा होगा वहां पर जो लोग उसके खिलाफ आवाज उठाने गए, उन 500 लोगों पर केस दर्ज हुआ। तो फिर जब सरकार रैली करती है तो वहां पर ये केस क्यों नहीं दर्ज हो रहे हैं? देखिए, समझ नहीं आया। मैं आपको बता, हमारे देश का संविधान ये कहता है हर कानून हर एक आदमी के लिए, हर इंसान के लिए बराबर है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो आदमी हो, या किसी भी कास्ट या किसी भी जाति धर्म का हो। देखिए यहाँ सारी चीज़ें बदल जाती हैं। आप कभी अगर संसद गए हैं तो संसद में जाके देखिए, जब आप खाना खाने जाते हैं वहाँ पर, तो जो सांसद महोदय की जो टेबल होती है वो अलग होती है, आपकी मीडिया की टेबल अलग होती है, ठीक है ना। सांसद महोदय हाथ धो रहे हैं कि नहीं धो रहे हैं, लेकिन नहीं है, लेकिन मीडिया वालों को जरूर हाथ धुलवाएंगे, है ना। तो ये जो अपना सेल्फ बेनिफिशियल है, उनके ऊपर केस नहीं होता। उस लड़की के साथ में हुआ, उनके ऊपर 500 केस क्या 1000 केस भी हो सकते थे, और भी लोग हो सकते थे, आप भी हो सकते थे, मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे ऐसे राजनेता, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सर हमारा संविधान तो सभी को बराबरी का अधिकार देता है, तो आपको नहीं लगता कि ये सरकार संविधान को कुचल रही है एक तरीके से? इम्प्लीमेंट और डिलीवरी ये दो चीज़ें होती हैं। हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, लेकिन उसे मार्केट में डिलीवर्ड कैसे करें, ये दोनों में अंतर है। तो कुछ पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, जो पावर में होते हैं, वो इन चीज़ों को वहाँ तक आने ही नहीं देते। हिंदुस्तान में आप समझिए ना, बड़ा सीधा साधा लोग रहता है और किसान तो भोला वाला है, तो ये चीज़ें कौन समझाएगा उनको। क्या होता है, एक सिपाही रोक लेता है आपका पुलिस वाला, उसकी गाड़ी रोक लेता है, सिपाही को कौन सा हक है भैया उसकी ट्रॉली रोकने का? आप बताइए ना, वो किसका फायदा उठा रहा है? संविधान का, क्योंकि अवेयर नहीं है। अवेयर, हाँ, संविधान के प्रति लोग। तो मैं आपको बता दूं, हम संवैधानिक राइट्स के प्रति अवेयर करने के लिए हमारा चैनल बहुत ज्यादा फोकस करता है और उस पर ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका चैनल हो या और कोई भी हो, जो लोग उनके चाटुकारिता करते हैं या वो करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट ये है कि अपना काम अपने हिसाब से करना चाहिए। हिंदुस्तान अब पढ़ने कानून के दायरे में लगा है और उसकी जानकारी अब होने लगी है। संविधान की किताब हम भी रखते हैं। आप देखिए, आप सुन रहे थे शर्मा जी को, जो किसान यूनियन के लीडर हैं, और बिल्कुल बहुत भारी बारिश के बीच में टेंट भी टपक रहा है, उसके अंदर भी वो बिल्कुल टिके हुए हैं और मजबूती से टिके रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। आपका क्या नाम है? आपका गौतम रत्न सर। मिस्टर गौतम, आप जो उन लोगों को ये भी दिखाइए कि देखिए ना, ये पिज्जा पार्टी वालों का लोगों का ही सोने की जगह है, ये भी आप दिखाइए एक बार। मैं कैमरामैन को कहूंगा अपने जरा पूरा टेंट दिखाएं, किस तरह से पानी गिर रहा है, और जिस तरह से ये सरकार के जो तंत्र हैं वो कह रहे हैं कि किसान तो पिज्जा खा रहा है। ये देखिए, मेरा वो है, बोलते हैं ना इसको, बंगला जो गवर्नमेंट ने अलाउड किया मेरे को, जी जी, है ना, ये मेरा है। अब बताइए, इसमें मैं समझता हूँ कि अगर आप पूरा ढंग से लेट भी नहीं सकते हैं पूरा, इसमें बड़ी अच्छी नींद आती है। मुझे लगता है कि आप दिखाएं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एक आदमी, ये 6 फुट का पूरा है, कोई अगर 6.5 फुट का अगर कोई ठीक सी हाइट का होगा तो पूरा ठीक से वो यहाँ पर लेट पाएगा। ये महासचिव दिल्ली प्रदेश किसान यूनियन से हैं और वो दिखा रहे हैं अपना। जी जी जी, देखिए पिज्जा वगैरह कहीं कुछ नहीं है ना, देखो दबावी पड़ी हुई है। हाँ, क्या क्या आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका, आपने अपने विचार रखे और अपनी बात को रखा, और हम उम्मीद करते हैं सरकार से ये आपकी बात को। किसान को कोई घाटा हुआ? आप बताओ, मोदी के बच्चा जी पूछो, 5 लाख रुपया लागत लगती है मेरे एक से। देखो, आपने एक सवाल करे वाला जी, तो हम फर्जी किसान है तो 2000 रुपये हमारे खाते में काहे भेजे?
अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्नम। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्नम। खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।